जय हिंद दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विनय कक्षा में। तो कैसे हैं सब? मैं आशा करता हूं बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष विनय सर के निर्देशन में DSSB हिंदी की भाई क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आगामी एग्जाम में आपको मदद करेंगे। आइएगा दोस्त, तो टाइम को जाया ना करते हुए डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो आज की क्लास का दोस्त पहला जो क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं कि राजा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। बेटा एक बात याद रखिएगा कि हमेशा क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा कि क्वेश्चंस में क्या होता है, नहीं दिया जाता और नहीं पर हम गौर नहीं करते हैं और हमें आंसर कर देते हैं, आंसर आपका गलत हो जाता है। आइएगा, अगर हम दोस्त राजा की बात करें तो राजा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मेरे दोस्त बात कर लेते हैं राजा की पर्यायवाची पे। तो अगर हम राजा की बात करें तो राजा का पर्यायवाची जैसा कि आप दिया गया है, नरेंद्र होता है, नृपति होता है, नृप होता है, राव होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? राव होता है। राव बात करें, इसके बाद हम स्वामी की बात करें तो स्वामी भी राजा का पर्यायवाची होता है। कौन सा नहीं होगा मेरे दोस्त? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भास्कर नहीं होगा। अगर हम भास्कर की बात करें तो आपके जहन में एक सवाल चल रहा होगा मेरे दोस्त कि भास्कर किसका पर्यायवाची होता है, तो आप बोलेंगे सूर्य का होता है। और रवि, दिनकर, दिनकर बोले बेटा, दिवाकर बोले, भास्कर बोले, दिवाकर, भास्कर इत्यादि। किसके बेटा? इसका इंपॉर्टेंट पतंग भी होता है। किसका? सूर्य का पर्यायवाची पतंग भी होता है। तो अगर हम बात करें कि राजा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, इसका करेक्ट जवाब जो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? भास्कर होगा। आइएगा दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या है? नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द पहचानिए। आइएगा, थोड़ी सी बात मेरे दोस्त कर लेते हैं तत्सम शब्द पे। अगर हम बात करें तत्सम की तो आपका जवाब ये होगा कि ये तत्सम शब्द आया कहां मेरे दोस्त? तो अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो एक बिंदु आता है काइंड्स ऑफ वर्ड, यानी शब्द वेद मेरे दोस्त जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर जब शब्दों का वर्गीकरण किया गया तो चार पार्ट में बांटा गया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज मेरे दोस्त। आइएगा, तत्सम की बात करें कि कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहाँ पे अगर हम छठा की बात करें, ये दोस्त क्या है? ये तद्भव शब्द है। छठा यानी छह का तद्भव क्या होता है? छठा होता है। अगर महीना की बात करें तो ये दोस्त मास का, किसका दोस्त? मास का महीना, मास इसका तत्सम होता है, महीना तद्भव होता है। माथा की बात करें तो दोस्त आप बोलेंगे मस्तिष्क। क्या बोलेंगे? मस्तिष्क का तद्भव माथा होता है। और अगर हम बात करें शीतल, तो शीतल क्या है? तत्सम शब्द है मेरे दोस्त। क्या है? शीतल तत्सम शब्द है। इसका दोस्त तद्भव क्या होगा? तो आप बोलेंगे ठंडा होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? ठंडा होगा। शीतल का तद्भव क्या होगा? शीतल का तद्भव क्या होगा? ठंडा होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बिंदु और बता दूं कि तत्सम, तत्सम को दोस्त संस्कृत का प्राण कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है। संस्कृत का प्राण किसे कहा जाता है? तो दोस्त आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? तत्सम होगा। चलिएगा दोस्त, मैं आशा करता हूं ये बात आप भली भांति समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है? निम्न में से कौन सा विलोम युग्म असमलेखित है, यानी उसका मिलान गलत है? आइएगा, ऑप्शन ए कहता है अनुग्रह का आग्रह। क्या हो सकता है? अगम का सुगम, अवनति का उन्नति, अल्पायु का दीर्घायु। तो आप दोस्त देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये जो तीन बिंदु दिए गए हैं ये सही है। अगम का सुगम होता है, अवनति का उन्नति होता है, अल्पायु का दीर्घ आयु होता है, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है। अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है मेरे दोस्त। कमेंट करके ये कमेंट बॉक्स में चिपका देंगे कि अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है। आइएगा दोस्तों, बढ़ते हैं। एकदम बहुआ सा सवाल था। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कहता है निम्न में से युग का विलोम पहचानिए। एकदम प्यारा सा, दुलारा सा, बहुआ सा, एकदम छोटा सा सवाल है। युग का विलोम शब्द क्या होगा? आयोग होगा,
नियोग होगा, संयोग होगा या वियोग होगा। तो आप सब जानते हैं योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। अगर व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो योग का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? मिलन होता है। क्या होता है? मिलन होता है मेरे दोस्त। और मिलन का अपोजिट विलोम क्या होगा? तो आप बोल सकते हैं विछड़ना। क्या होगा? विछड़ना बोल सकते हैं दोस्त। ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप बोलेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी योग का विलोम वियोग होगा। आइएगा दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। ध्वज का पर्यायवाची शब्द है। ध्वज किसका पर्याय होता है, यानी ध्वज का अर्थ क्या होता है? तो आप बोलेंगे झंडा का होता है। किसका होता है? झंडा का होता है। सिंह, तरु, सर्प और पताका। याद रखिएगा दोस्त, इसका जो सही जवाब होगा दोस्त, ध्वज का पर्यायवाची शब्द पताका होता है। क्या होता है? पताका होता है। याद रखिएगा, ध्वज होता है, झंडा होता है, पताका होता है। सिंह की बात करें तो सिंह का पर्यायवाची दोस्त शेर होता है, शार्दुल होता है, शार्दुल होता है। और मृगराय कह सकते हैं, मृग मृगराय होता है। सिंह की बात करें तो शार्दुल, मृगराय, इत्यादि। तरु की बात करेंगे बेटा, पेड़ का पर्यायवाची होता है। पेड़, पादप कह सकते हैं, ध्रुम कह सकते हैं। ये किसका पर्याय? सर्व की बात करें तो सर्व का पर्यायवाची अहि होता है, पूरक होता है। पूरक का मतलब क्या होता है? ऊ मीन्स होता है, उर मीन्स होता है हृदय, और गा मीन्स होता है गमन करना या चलना, हृदय से चलना। यानी हृदय से चलने वाले के लिए क्या कहेंगे? पूरक कहेंगे। तो सर्व की बात करें, ये भी हृदय से चलता है, छाती के बल चलता है, तो इसको पूरक के नाम से जाना जाता है, सर्प। इसे विषधर भी बेटा, विष को धारण करने वाला विषधर भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, विषधर भगवान शिव का भी पर्यायवाची होता है। तो इसका सही जवाब क्या था दोस्त? पताका था। आइएगा, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला शब्द क्या है? कपि का अनेकार्थी शब्द है। अग्नि, वंदर, खग, सूर। आप जानते हैं अग्नि का अर्थ क्या होता है? तो आप बोलेंगे आग होता है। बंदर, कपि का भी अर्थ होता है खग, पक्षी। और सूर्य की बात करें तो आप जानते हैं रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर इत्यादि होते हैं। तो कपि का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है? एकदम प्यारा सा सवाल है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आइएगा, गौर फरमाते हैं कि वाक्य का क्या करना है? शुद्ध रूप पहचानना है। तो गलतियां क्या क्या हो सकती? इसमें या तो अन्वय रूपी गलती हो सकती है, या इसका क्रम ठीक नहीं होगा, या फिर वर्तनी स्पेलिंग हिज्जे की दृष्टि से ये गलत हो सकता है। तो यहाँ पे कहा गया कि जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। मैंने यहाँ पे देखा हर जगह पे सेम कंडीशंस, यानी सारे 4 ऑप्शनों में सेम वाक्य दिया गया है। बस डिफरेंट क्या है? इसमें स्पेलिंग, यानी वर्तनी की दृष्टि से ये वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पे हम कहें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। और सॉरी, पर्यंत की बात करें तो बेटा पर्यंत का अर्थ क्या होता है? तक होता है। यानी वे जीवन पर्यंत क्या रहे? ब्रह्मचारी। जब तक जीवन रहा तब तक वो क्या रहे? ब्रह्मचारी रहे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखें पर्यंत सही नहीं लिखा है दोस्त। तो यहाँ वर्तनी की दृष्टि से 3 वाक्य कैसे हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चर्मकार शब्द का तद्भव ज्ञात कीजिए। दोस्त, अगर हम तद्भव की बात करें तो तद्भव कहते किसे हैं? तो ये बेटा तद्भव जो शब्द है, तत् प्लस भव से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तत् प्लस भव से मिलकर बना है। तत् मीन्स होता है दोस्त उसके। तत् का अर्थ क्या होता है? तत् का अर्थ होता है बेटा उससे, और भव का अर्थ होता है विकसित। क्या होता है? विकसित होता है। उससे विकसित। किससे विकसित दोस्त? संस्कृत से। किससे? संस्कृत से विकसित। यानी आप कह सकते हैं कि वे संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में
आने पर परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें तद्भव कहा जाता है। तो अगर हम चर्मकार का तद्भव की बात करें तो चर्म मीन्स होता है बेटा चमड़ा। क्या होता है? चर्म का अर्थ होता है चमड़ा और कार मीन्स होता है करने वाला, बनाने वाला। तो चमड़ा बनाने वाला, आप ये कह सकते हो। तो चमड़ा बनाता कौन है? चमड़ा बनाता कौन है? चमड़े का कार्य करता कौन है? तो आपका जवाब क्या होगा दोस्त? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चमार। चमार का तत्सम जो होगा दोस्त वो चर्मकार होगा। अगर हम कुम्हार की बात करें, ये दोस्त तद्भव है। क्या है? तद्भव है। और इसका तत्सम कुंभकार होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? इसका तद्भव जो होता है, सॉरी, इसका जो तत्सम होता है वो कुंभकार होता है। आइएगा, अगर हम चमड़ा की बात करें, ये भी तद्भव है। इसका भैया तत्सम क्या होगा? तो आप बोलेंगे चर्म होगा। इसके बाद अगर हम चांद की बात करें, चांद की बात करें तो चांद भी तद्भव है। इसका तत्सम चंद्र होता है। क्या होता है? चंद्र होता है। ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए दोस्त बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक वाक्य किसकी दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से दोस्त कैसा है? अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा? किसी पर अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहिए। चलिएगा पढ़ लेता हूं। मैंने देश को सेवा को सर्वोपरि रखा है। मैंने देश को सेवा को सर्वोपरि रखा है। मैं आपको सफलता की कामना करता हूं। वाह गजब! भाषाई एकता हर देश को ताकत होती है। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, वर्तनी की दृष्टि से इसमें कहा गया है, सॉरी, वर्तनी की दृष्टि से कहा गया है एक वाक्य अशुद्ध है। अगर हम कहें किसी पर अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहिए, ये बेटा बिल्कुल ठीक है। मैंने देश की सेवा को सर्वोपरि रखा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको सफलता की कामना करता हूं, बिल्कुल परफेक्ट है दोस्त। भाषाई एकता हर देश को ताकत होती है। हर देश को ताकत नहीं होती है, हर देश की ताकत होती है। तो यहाँ पर बेटा को नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? की होना चाहिए। तो अशुद्ध कौन है? तो आप बोलेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा दोस्त बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एकदम बहुआ सा सवाल है, ज्यादा समय इस पे खर्च नहीं करेंगे। गोद निम्न में से किसका अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थक शब्द का अर्थ है? दोस्त ध्यान रखिएगा, अनेकार्थक कैसे कहते किसे हैं? जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। आइएगा, अंचल, अंक, अंक और अंकुश। इसका सही जवाब क्या होगा? अंक होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? अंक होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा बढ़ते हैं अगले सवाल। यहाँ पे बेटा आपका गद्यांश दिया गया है और गद्यांश में क्या दिया गया है? दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। भारत, आइएगा, अब गद्यांश में दिया क्या गया है इस पे एक नजर। अब मैं आपको गद्यांश की बात करूं बेटा, कई छात्रों के मुख मैंने ये सुना है कि गद्यांश में उत्तर गलत हो जाते हैं या मैं इसका सही शीर्षक नहीं निकाल पाता हूं। तो एकदम सिंपल सा हुआ, अगर हम इसमें बात करें शीर्षक की, तो जहां पे आपको डायरेक्टली उत्तर रखे हुए हो और वहां पे छाटना हो तो क्या दिक्कत है इसमें? उसको सिर्फ और सिर्फ एकाग्र होके उसको समझिए और पढ़िएगा। इसमें कहा गया भारतवर्ष पर प्राकृति की विशेष कृपा रही है। यहाँ सभी ऋतुएं अपने स्थान पर आती हैं और पर्याप्त काल तक ठहरती हैं। ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूलों सृजन करती हैं। धूप वर्षा के समान अधिकार अधिकार के कारण, धूप वर्षा समान अधिकार के कारण यह धरती सस्य श्यामला हो जाती है। यहाँ का नागधिराज हिमालय कवियों को सदा से प्रेरणा देता आ रहा है और यहाँ की नदियां मोक्षदायिनी समझी जाती हैं। यहाँ कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय मनीषी, बेटा मनीषी का अर्थ क्या होता है? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएंगे। मनीषी का अर्थ क्या होता है? मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे। प्रकृति प्रेम के कारण ही यहाँ के लोग पत्तों में खाना पसंद करते हैं। किसके? प्रकृति प्रेम के कारण ही यहाँ के लोग पत्तों में खाना
पसंद करते थे। वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते थे, यानी वृक्षों में जो पानी दिया जाता था इसे धार्मिक कार्य समझते थे। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। यहाँ पशु पक्षी, लता, गुल्म और वृक्ष तपोवनों के जीवन का एक अंग बन गए थे। आज ही भारत के प्राय सभी राज्यों में प्राकृतिक से संबंधित पर्व एवं त्योहार मनाए जाते। एक तरह से देखा जाए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमारा संपूर्ण जीवन किस पर निर्भर है? प्राकृतिक पे निर्भर है। बेटा मैंने ये पूरा गद्यांश पढ़ा, लेकिन ये तरीका गलत है। कैसा है? मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अनुभव किया है कि पहले गद्यांश को पढ़ो और इसके बाद उत्तर करो, तो मेरे हिसाब से ये मेरा तरीका गलत है। मैंने अनुभव किया है कि बेटा इसमें समय ना खर्च करें, पहले क्वेश्चंस को देखें कि क्वेश्चंस आपसे पूछना क्या चाहता है, इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? गद्यांश पे जाएंगे, पैराग्राफ पे जाएंगे। आइएगा, यहाँ पे कहा गया भारतीय मनीषी जंगल में रहना क्यों पसंद करते थे? मनीषी मतलब होता है बेटा संत कह सकते हैं, मनीषी संत कह सकते हैं, ऋषि कह सकते हैं। ठीक है, ऋषि ज्यादा प्यारा रहेगा, ऋषि, मनीषी। आइएगा, किस लिए पसंद करते थे? इसलिए कि वे प्रकृति प्रेमी थे, इसलिए कि जंगल में निर्भीक घूमते थे, इसलिए कि जंगल में फल फूल अधिक मिलते थे, इसलिए कि वे संन्यास ले लेते थे। आइएगा दोस्तों, फिर थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ कि मनीषी जंगल में रहना क्यों पसंद करते थे। आइएगा, अगर हम बात करें भारतवर्ष के प्राकृतिक, यहाँ पे सभी ऋतुएं अपने समय काल पर आती हैं, ठहरती हैं। ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूलों सृजन करती, धूप वर्षा समान अधिकरण के कारण यह धरती शस्य श्यामला हो जाती है। यहाँ नागधीरज हिमालय कवियों में सदा प्रेरणा देता आ रहा है। और यहाँ की नदियां मोक्षदायिनी समझी जाती है। यहाँ कृत्रिम धूप रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय, आइएगा देखो बेटा यहाँ पे मिला, भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे क्योंकि प्रकृति के प्रेम के कारण ही, आइएगा क्वेश्चन पूछते हैं दोस्त, क्या कहा गया? इसलिए कि वे प्रकृति प्रेमी थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा बात करते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल क्या है? अगला भी पैराग्राफ दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिएगा। वही बेटा दिया गया है आपका पैराग्राफ। इसमें बात करते हैं गुल्म का तात्पर्य क्या है, गुल्म का आशय क्या है। आइएगा, गुल्म की बात करें तो पैराग्राफ पे आपने यहाँ पे पढ़ा था फल फूल, पशु पक्षी, लता, गुल्म और वृक्ष तपोवन के जीवन का एक अंग बन गए थे। आइएगा क्वेश्चंस पे बेटा, यहाँ पे कहा गया फल नहीं होगा, गुलाब नहीं होगा, फूल नहीं होगा, गुल्म का आशय क्या होगा? फल फूल तो ऑलरेडी दिया गया, गुल्म का आशय क्या होगा, तात्पर्य क्या होगा? झाड़ से होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा अगला, फिर से वही बेटा दिया गया, तो डायरेक्टली इस सवाल पे बात करते हैं। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्त अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो आपको पुनः वापस लाना नहीं होगा। गद्यांश में निम्नलिखित किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऋतु वर्णन, क्या ऐसा उसमें वर्णन किया गया ऋतु का? नहीं। तो वहां पे ये कहा गया कि ऋतु आती हैं और अपने समय काल पे वापस चली जाती हैं। इसके बाद हिमालय का महत्व पर भी जोर नहीं दिया गया। यहाँ बेटा सिर्फ प्रकृति प्रेम से कहा गया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल में ही आपको वही गद्यांश का अगला सवाल दिया गया है। क्या इस गद्यांश के सस्य श्यामला से क्या तात्पर्य है? हरी भरी फसलों, हरी भरी घासों वाली, श्यामला वृक्षों वाली, हरे भरे वन प्रदेश वाली। आइएगा यहाँ पे एक श्यामला शब्द दोस्त दिया गया, आप देख पा रहे होंगे। ये देखो सस्य श्यामला हो जाती है कब? धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण यह धरती सस्य श्यामला हो जाती है। यानी धूप और वर्षा के कारण ये जो धरती है कैसी हो जाती है? हरी भरी फसलों वाली हो जाती है। ऐसा कोई दोस्त ऑप्शन दिया गया है?
इसका तात्पर्य क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरी भरी फसलों वाली हो जाती है। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या है? वहीं से को क्वेश्चंस और बनाया गया है। वृक्ष को पानी देना किस तरह का कार्य माना जाता है? शायद आपको याद हो, मैंने जब गद्यांश पढ़ा तो एक धार्मिक क्या माना जाता? एक बेटा धार्मिक कार्य माना जाता। ऐसा कुछ ऑप्शन क्या दिया गया है? तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल ऑप्शन सी दिया गया है, लगा दीजिएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा प्रश्न नंबर 16 पे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य क्रम अंकित कीजिए। अब यहाँ पे बेटा क्रम जो है, सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग सेट किया गया है। वहां पे सही क्रम वाला आपको वाक्य चुनना है। क्या कहा गया? नगर निगम के कचरे का पुनः चकीकरण करना अति आवश्यक है। हो सकता है अति आवश्यक है नगर निगम के कचरे का पुनः चकीकरण करना। ऑप्शन सी दिया गया, कचरे का पुनः चकीकरण करना नगर निगम के करना अति आवश्यक। ये तो आपने देखा लास्ट में शब्द गड़बड़ा गया इसका सीक्वेंस। इसके बाद लास्ट और पढ़ लेते, पुनः चकीकरण करना पुनः चकीकरण करना अति आवश्यक नगर निगम के कचरे का। ये भी भाई साहब बिगड़ गया है। अति आवश्यक है नगर निगम के कचरे का पुनः चकी, ये भी गड़बड़ है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नगर निगम के कचरे का पुनः चकीकरण करना क्या है? अति आवश्यक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा प्रश्न नंबर 17। यहाँ पे बेटा आपको फिल करना होगा क्या? मंत्री भाषण दिया, मंत्री भाषण दिया। अब यहाँ पे बेटा ये जो आप साइन देख रहे हैं, जो आप परिसर्ग देख रहे हैं, परिसर्ग देख रहे हैं यानी कारक चिन्ह देख रहे हैं, आपको उचित कारक चिन्ह का प्रयोग करना है। वैसे हम आपसे कहें मंत्री क्या है तो आप बोलेंगे ये सर सब्जेक्ट है। क्या है? आप बोलेंगे सर ये कर्ता है। आप बोलेंगे सर ये उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। आइएगा तो कर्ता के साथ कौन सा कारक आता है? तो आप बोलेंगे सर कर्ता के साथ ने परसर्ग आता है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंत्री ने भाषण दिया। आप ये नहीं कह सकते हो मंत्री को भाषण दिया, ठीक है? मंत्री से भाषण दिया, मंत्री पर भाषण दिया। इसका सही जवाब ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा दोस्त बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सार्वनामिक विशेषण प्रयोग करें। आइएगा दोस्त, वैसे डिटेल में जाने के लिए मैं बहुत जाऊं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है प्रश्नों की। तो जब डिटेल में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें जानेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम प्रश्न पे बात करेंगे और उसके उत्तर पे बात करेंगे। और जहां पे मुझे लगेगा कि इसको बताना जरूरी है तो वहां पे डिस्क्राइब भी किया जाएगा। आइएगा दोस्त सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो दोस्त सबसे पहले तो अगर हम प्रोनाउन की बात करें यानी सर्वनाम की बात करें, किसकी बात करें? सर्वनाम की बात करें तो आपने पढ़ा होगा वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी इनकी संख्या दोस्त कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? तो आप बोलेंगे सर्वनाम की संख्या 11 होती है। कितनी होती है दोस्त? 11 होती है। और सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर 6 होते हैं। सर्वनाम की संख्या 11 होती है, प्रकार कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे 6 होते हैं। 11 कौन कौन सी होती है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कह दूं मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कम कोई। इसके बाद प्रश्नवाचक में आ जाते हैं क्या, कामा, कौन। ये बेटा क्या है? ये आपके सर्वनाम की संख्या है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कह दूं कि मैं और तू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और भी मजा आएगा यहाँ पे। अगर हम कहें डायरेक्टली, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे अगर हम कहें आपसे कि मैं और तू, मैं और तू ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है दोस्त? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर मैं आपकी बात करूं ये दोस्त निजवाचक है। कौन सा है? निजवाचक। और मैं दोस्त यह और वह की बात करूं तो ये दोस्त निश्चयवाचक है। कौन सा है? निश्चयवाचक है। और जो सो की बात करूं
तो ये दोस्त संबंधवाचक है। कौन सा है? संबंधवाचक। कुछ और कोई की बात करूं तो ये दोस्त अनिश्चयवाचक है। कैसा है? अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक। और क्या कौन की बात करूं तो ये दोस्त कैसा है? ये दोस्त प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब ये जो सर्वनाम है, क्या है दोस्त? सर्वनाम है। यहाँ पे आपसे कहा गया सार्वनामिक विशेषण। थोड़ा सा समझो मेरे दोस्त, यहाँ पे सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं, आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन किया गया विशेषण से और आपने सर्वनाम पे उठा के रख दिया। उसका एक कारण है, जरा समझो। अगर मैं सर्वनाम की बात करूं तो सार्वनामिक विशेषण में ये जो 11 सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम, और सर्वनाम के प्रकार जो 6 होते हैं, इसमें दोस्त जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, कौन सा होता है? पुरुषवाचक होता है। और जो निजवाचक सर्वनाम होता है, इन इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? सार्वनामिक विशेषण में नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये पुरुषवाचक और ये निजवाचक सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग कहाँ नहीं होगा? सार्वनामिक विशेषण में नहीं होगा। आइएगा दोस्त, बात कर लेते हैं कि महिला रह रही है। महिला रह रही है। मैं कहूं जैसा महिला रह रही है, तुम महिला रह रही, तुम महिला लेडी संज्ञा है, उसके आगे बेटा तुम नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे हम कहें कैसा महिला रह रही है, नहीं जी नहीं, तो क्या जवाब होगा? यहाँ पे आप कहेंगे कि कोई महिला रह रही है, कोई महिला रह रही है। ध्यान दीजिएगा, ये सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण है मेरे दोस्त। सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन कैसा? तो आप बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये बेटा आरओ एआरओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सार्वनामिक विशेषण से एक क्वेश्चन बना था। अनिश्चयवाचक सर्व यानी अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब आपके जहन में चलना होगा सार्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं? तो आपसे इसकी डिफिनीशन की बात करें तो आप बोलेंगे कि यदि संज्ञा से पहले, किसके पहले दोस्त? यदि संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम शब्द आता है, संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आता है, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। महिला क्या है? ये बेटा नाउन है, ये संज्ञा है। और महिला कैसी संज्ञा है? तो आप बोलेंगे ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है दोस्त? जातिवाचक संज्ञा है। यदि किसी भी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम शब्द आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण में तब्दील हो जाता है। मैं आशा करता हूं ये बात आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आइएगा दोस्त, अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य क्रम अंकित कीजिए। लड़कियों का पैतृक प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार संपत्ति पर बराबर का हक है। अनुसार, ये बेटा देखो, अनुसार पहले नहीं आएगा, अनुसार पहले नहीं आएगा, अव्यय शब्द पहले नहीं आ सकता, तो ये तो गलत हो गया। प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार लड़कियों का पैतृक संपत्ति पर बराबर हक है। इसके बाद अगला देखते हैं, पैतृक संगीत पर बराबर का हक है। बेटा ये भी गलत हो गया। अब हम कहें लड़कियों का पैतृक प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार संपत्ति पे बराबर हक है, तो ये भी गलत हो गया। प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार, किसके? प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार लड़कियों लड़कियों का पैतृक संपत्ति पर बराबर हक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा दोस्त, बढ़ते हैं अगले और अंतिम सवाल। तो अगला सवाल क्या है? मालवी को कल परीक्षा के लिए मेरठ है। अब भाई साहब यहाँ पे देखिएगा, एक थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे रिक्त स्थान को पूरा करना है। मालवी को कल परीक्षा जाने के लिए, परीक्षा के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे खाली स्थान होगा, तो मालवी को कल परीक्षा जाके लिए मेरठ है, होगा क्या? परीक्षा, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा आपका? मालवी मालवी को कल परीक्षा के लिए मेरठ जाना है। कहाँ? मेरठ जाना है। तो खाली स्थान की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा दोस्त, मालवी मालवी को कल
परीक्षा परीक्षा के लिए परीक्षा के लिए मेरठ खाली स्थान है। अब आप खुद फील कर सकते हो कि मेरठ जा है, मेरठ जाओ है, मेरठ करना है या मेरठ जाना है, तो आप बोलेंगे मेरठ जाना है। तो दोस्त आज की क्लास का ये अंतिम सवाल था। आज हम रखते हैं इतना ही, और ये आपके प्रश्नों की श्रृंखला जो है ये निरंतर चलती रहेगी। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके समक्ष रखेंगे और उन्हें डिस्क्राइब कराएंगे। तो आज रखते हैं इतना ही, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। ये हमारी सीरीज है आपकी, किसके लिए टेस्ट सीरीज है 802/23 के लिए डीएसएसबी दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनो जेएसए के लिए। इसमें टोटल आपको 8 मॉक टेस्ट मिलेंगे। जैसा एग्जाम में आएगा पेपर वैसे ही हमने प्रीवियस ईयर पैटर्न पे सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी चीजों को देखते हुए एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट बनाया है। 35 के आपके सारे सेक्शन रहेंगे। 25 मार्क्स का आपका कंप्यूटर रहेगा। 149 की इसकी कॉस्ट है। इसमें आपको क्या है, क्वेश्चंस है और आंसर्स है, इसमें सॉल्यूशंस नहीं है, पहले ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये नंबर अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो कि सर इसको कैसे लें क्या लें, तो देखो आप वैसे तो विनय कक्षा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। विनय कक्षा ऐप पे जाकर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप ले सकते हो। यहीं पर मैं डीएसएसबी पैटर्न पे जो न्यू करंट अफेयर्स है वो सारे नोट्स डाल दूंगा, तो वो भी आप लोगों के लिए काफी क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें आपको 5 सेक्शनल मॉक भी मैं दूंगा अलग से। किसके लिए 5 सेक्शनल मॉक? हम कम से कम मतलब टोटल के पास 100 क्वेश्चंस और होंगे किस चीज के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हिंदी की। जितना हो सके मैं आपको और मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। 5 आपको सेक्शनल मॉक और मिलेंगे, किसके? इंग्लिश के। तो समझो बात को, मतलब कम से कम आपको 30-30 क्वेश्चन के भी लगाओगे तो आपको कम से कम 150 क्वेश्चन इंग्लिश के भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, 150 क्वेश्चन हिंदी के लिए भी मिलेंगे। क्योंकि ये यहाँ पे अगर आपने अच्छा स्कोर करा तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज है बेसिकली किसके लिए? टीचिंग एग्जाम के जनरल पेपर के लिए। जनरल जो आपका होता है जनरल के लिए पार्ट के लिए टेस्ट सीरीज रहेगी ये। टीजीटी पीजीटी पीआरटी का मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। 199 कॉस्ट है इसकी। इसी में हमने करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर रखे हैं। किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकता है। वैसे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप? विनय कक्षा। वहीं पे आपको ये सारा टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। नॉन टीचिंग के लिए अलग है और टीचिंग एग्जाम के लिए अलग टेस्ट सीरीज है। चलिए,